डिटेल से मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे कि क्या रहा, कैसा डेवलपमेंट्स रहा इस टाइम में। तो 322 से 184 ईसा पूर्व के बीच में मौर्य साम्राज्य फला फूला। अब इस टाइम में कुछ प्रमुख इकाइयाँ थी मौर्य साम्राज्य की, मौर्य प्रशासन की इकाइयाँ थी। पहले नंबर पे आएगा साम्राज्य पहले नंबर पे। फिर प्रांत आता था। साम्राज्यों का जो विभाजन हुआ है वो प्रांतों में हुआ है। फिर इसका विभाजन मंडल में हुआ है। मंडल प्रतिष्ठा द्वारा देखा जाता था और मंडल का विभाजन आहार या विषय में हुआ था। इसे विषयपति द्वारा देखा जाता था। आहार या विषय को फिर से डिवीज़न अगर इसका किया गया तो ये स्थानीय कहा गया। इसमें 800 गांवों का समूह था, इसे स्थानीय कहा गया। और द्रोणमुख में 400 गांवों का समूह था। फिर खारवाटिक में इसका विभाजन होता है, वो 200 गांवों का समूह था। उसके बाद संग्रहण के रूप में इसका विभाजन जिसमें 10 ग्रामों का समूह था। और मौर्य प्रशासन की इकाई में सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, ठीक है। सबसे बड़ी इकाई साम्राज्य, फिर सबसे आखिरी में ग्राम, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा क्रोनोलॉजिकल वे में, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया यहाँ से। अब कुछ प्रमुख कर थे जो मौर्य साम्राज्य के दौरान देखे गए हैं। इसमें एक पिंड कर था जो गांव पर लगाया गया था। भाग भूमि कर को कहा जाता था। बलि धार्मिक उपकर को कहते थे। प्रणय यानी कि आपातकाल में जो भी कर लगाए जाते थे उसको प्रणय नाम दिया गया। हिरण्य नगद कर को कहते थे। विष्टि वेगार पर लगाए जाने वाले कर थे, वेगारी कर। और उदयक भाग या उदय भाग, इसको सिंचाई कर से संबंधित देखा जा सकता है। गुल्मदेह ये सैनिकों का शुल्क था, ठीक है। ये प्रमुख शुल्क हो गए। और कुछ प्रमुख पदाधिकारी मौर्य साम्राज्य में थे, उसे देख लेते हैं। कुप्याध्यक्ष जो था वो वन विभाग का अधिकारी था। कुप्याध्यक्ष वन विभाग का अधिकारी। सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष था। विविताध्यक्ष चारागाहों व पशु सुरक्षाध्यक्ष था। सोनाध्यक्ष ये बूचड़ खाने का अध्यक्ष हुआ करता था। पांड्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था। ये पौतवाध्यक्ष माप तौल विभाग का अध्यक्ष था। लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष था ये। और अकरा अध्यक्ष जो था वो खान विभाग का अध्यक्ष था। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर याद रखिएगा इसको, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न। अब देखते हैं मौर्य साम्राज्य में 5 चक्र था। 5 चक्र यानी कि प्रांत। मौर्य साम्राज्य कुल 5 प्रांतों में विभाजित था। इसमें से उसकी राजधानी सहित इसके बारे में देखेंगे। एक उत्तरापथ है। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाला क्षेत्र है। और अवंती दूसरा चक्र अवंती था, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। एक दक्षिणापथ था जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। और एक चक्र प्राच्य के नाम से जाना जाता था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। एंड एक 5वां चक्र जो कलिंग, जिसकी राजधानी तोसली थी, उड़ीसा का, जहाँ पे कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये 5 चक्र था जिनमें मौर्य साम्राज्य बटा हुआ था। इन्हीं चक्रों के आधार पर इनका शासन व्यवस्था देखा गया है। अब मौर्य साम्राज्य के प्रमुख विभाग और उनसे संबंधित कार्य क्या है, इसे देख लेते हैं। केंद्रीय प्रशासन के प्रत्येक विभाग का एक प्रमुख तीर्थ हुआ करता था, ठीक है। जो भी केंद्रीय प्रशासन था, जैसे हम अभी देखते हैं कि केंद्र सरकार में कई मंत्रालय होते थे, तो वैसे ही मौर्य साम्राज्य में प्रशासन चलाने के लिए कई विभाग होते थे और जिनको तीर्थ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इन तीर्थों की संख्या 18 बताई गई है मौर्य साम्राज्य में। अब देखते हैं कि इनमें कौन कौन से विभाग थे या फिर उनके शासक या फिर जो भी कार्य करते थे उस विभाग के प्रमुख थे, उसे किस नाम से जाना जाता था। समाहर्ता जो था ये अधिकारी था। इसे वर्तमान के डीएम से आप डिनोट कर सकते हैं। जो काम डीएम का होता है समाहर्ता, कहीं कहीं समाहर्ता लिखा भी जाता है। तो राजस्व संग्रह करना, बजट तैयार करना और आय व्यय संबंधित कार्य समाहर्ता का होता था। सन्निधाता जो था वो कोषाध्यक्ष था और करों का संग्रह करता था। प्रदेष्टा कंटक शोधक न्यायाधीश जो था उसे बोलते थे। कंटक शोधक न्यायाधीश ये फौजदारी संबंधित जो भी वाद विवाद थे उसको देखता था, प्रदेष्टा। और व्यावहारिक जो था वो धर्मस्थीय न्यायालय या न्यायाधीश था।
इसका कार्य दीवानी संबंधित मामलों को देखना था। कार्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक था। दंडपाल सेना की आवश्यकता अनुसार पूर्ति जब करनी होती थी उसका प्रधान दंडपाल कहलाता था। अंतपाल ये सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। और दुर्गपाल, इन तीनों में याद रखिएगा, दोनों में याद रखिएगा, अंतपाल और दुर्गपाल में। दुर्गपाल जो था आंतरिक भागों में स्थित दुर्गों का रक्षक था, और जबकि यही अंतपाल जो था वो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। ठीक है ना, तो दोनों में याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है। नागरक जो था वो नगरों की देखभाल करने वाला अधिकारी था। प्रशासथा राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखता था। दैवारिक, ये एग्जाम में पूछा गया कई बार, दैवारिक राजमहलों की देखरेख करता था। और इसी तरह से अंतर्वशिक जो था वो अंगरक्षक सेना का प्रधान हुआ करता था। ये प्रमुख अधिकारी। इसके बाद और कुछ हैं, जैसे कि मानाध्यक्ष, ये दूरी एवं समय के मानों की निगरानी करता था। ठीक है। पौतवाध्यक्ष, ये माप तौलों का अधिकारी था। सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष था। शूनाध्यक्ष ये बूचड़ खाने का अधिकारी था। विविताध्यक्ष ये चारागाहों की व्यवस्था करने वाला अधिकारी था। मुद्राध्यक्ष इसे पासपोर्ट की व्यवस्था ये करता था। और लक्षणाध्यक्ष, ऊपर देखा मैंने, ये सिक्का जारी करता था, यानी कि टंकशाला जो था उसका प्रभारी था ये। कुप्याध्यक्ष ये जंगलों से प्राप्त द्रव्य की निगरानी करता था, यानी कि जंगलों से जो भी सामान या पदार्थ या फिर फल फूल, इन सब चीज़ों की ये निगरानी करने वाला था कुप्याध्यक्ष। पांड्याध्यक्ष ये व्यापार को नियंत्रित करता था। आकाराध्यक्ष खानों की निगरानी करने वाला अधिकारी था। अक्षपटलाध्यक्ष ये जो था ये महालेखाकार हुआ करता था मौर्य साम्राज्य में। एग्रोनोमोई, इसे पीडब्ल्यूडी अधिकारी के रूप में देख सकते हैं। वर्तमान में जो पीडब्ल्यूडी अधिकारी होता है उसको मौर्य काल में एग्रोनोमोई कहते थे। इसी तरह से एस्ट्रोनोमोई ये नगर का अधिकारी हुआ करता था। ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सवाल, याद रखिएगा, इसे इम्पॉर्टेंट है। रूप दर्शक किसे कहते थे? ये सिक्कों की शुद्धता की जांच करता था। ठीक है। और इसी तरह से सूत्राध्यक्ष ये वस्त्र उद्योग का अधिकारी होता था। अब यहाँ से हम आगे कुछ कीवर्ड हैं जिसे देखते हैं कि मौर्य काल में कुछ क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जिनको किस नाम से जाना जाता था। सेतु जो है वो फल फूल एवं सब्जियों से प्राप्त आय को कहते हैं। ठीक है। मौर्य काल में सेतु को फल फूल और सब्जियों से प्राप्त जो आय होती थी उसे कहते थे। व्रज ये पशुओं से होने वाली आय थी। सीता सरकारी भूमि पर कृषि से प्राप्त आय है। भाग ये निजी भूमि से प्राप्त आय है। इसकी जो मूल्य थी वो कुल मूल्य का 1/4 से 1/8 ठीक है था। उदक भाग ये पानी या सिंचाई कर था। प्रणय कर आपातकालीन कर था। ये 1/3 से 1/4 भाग लगाया जाता था। आतिथ्य कर जो था वो आयात पर लगने वाला कर था। निष्क्राम किसको कहते थे? ये निर्यात कर था। आतिथ्य आयात कर को कहते थे और निष्क्राम निर्यात कर को कहते हैं। और प्रवेश जो था वो आयकर को कहते थे। इनकम टैक्स जो होता है उसको कहते हैं। ये 1/5 भाग लगाया जाता था। बलि किसे कहते थे? राजस्व के स्रोत को कहा जाता था। इसी तरह से दारदेय को देखिए। दारदेय जो था आयातित वस्तु पर अतिरिक्त व्यापार कर जो लगाया जाता था उसे कहते थे, यानी कि सरचार्ज जो होता है उसे कहते थे दारदेय। व्यापार आयात की जाने वाली जो वस्तुएं थे उस पर जो लगना टैक्स लगता था, टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि सरचार्ज जिसे कहते थे, ये 1/5 से 1/4 भाग तक लगाया जाता था। पार्श्व किसे कहते हैं? ये व्यापार में अत्यधिक लाभ पर होने वाले कर को पार्श्व कहा जाता था। भय प्रतिकार व्यय ये वस्तुओं की बीमा का प्रीमियम था एक तरह से। वर्तनी कर व्यापारियों द्वारा सड़क कर जो दिया जाता था उसे कहते थे वर्तनी कर। और परहीनक वस्तुओं द्वारा सरकारी खेती नष्ट करने पर जो कर चुकाया जाता था उसे परहीनक कहते थे। इसी तरह से वार्ता जो था ये इम्पोर्टेंट है। वार्ता कृषि, पशुपालन एवं व्यापार ये तीनों जो एक साथ किया जाता था, इस तीनों को वार्ता कहा गया है। और व्रात्य क्षत्रिय मनु द्वारा विदेशियों को भारतीय समाज में स्थान इसी नाम से दिया गया, व्रात्य क्षत्रिय के नाम से। ठीक है। जो भी बाहरी विदेशी मतलब आक्रमणकारी आए बाद में
उन्हें व्रत क्षत्रिय के नाम से जाना गया है। आगे कुछ इम्पोर्टेंट मौर्य शासक और उनसे संबंधित कुछ फैक्ट हैं। अब देखिए एंड्रोकोटस ये किसे कहा गया है? ये पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस विलियम जोन्स ने कहा है। सबसे पहले इन्होंने अभिलेखों या उनकी अभिलेखों के माध्यम से ही, ठीक है, विलियम जोन्स ने एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को किसने कहा है? ये सब चंद्रगुप्त मौर्य के उपनाम हैं। इसे हम देखते हैं किसने क्या कहा है। तो एंड्रोकोटस एरियन और प्लूटार्क ने कहा है, ठीक है। और जेम्स प्रिंसप जो थे वो उन्होंने सबसे पहले अभिलेखों को पढ़ा था। ये किसके अभिलेख थे? ये अशोक के अभिलेखों की बात हो रही है। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा है। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र की गई है। बौद्ध अनुयायी कौन कौन से थे? अशोक और दशरथ थे मौर्य साम्राज्य में। जैन अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने लास्ट टाइम में अपने संलेखना के थ्रू अपना शरीर त्यागा था, ठीक है। अच्छा, कुछ उपनाम है। अमित्रचेट किसे कहा गया है? ये बिंदुसार को कहा गया है। और चाणक्य आप जानते हैं बुद्धगुप्त, विष्णुगुप्त, इनका उपनाम था। आगे देखिए कि अशोक की यात्राओं का जो क्रम था, ये पूछा गया है अभी रिसेंट एग्ज़ाम में। अशोक की यात्राओं का क्रम, सबसे पहले गया जाते हैं, फिर कुशीनगर जाते हैं, फिर लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर सारनाथ और सबसे आखिरी में श्रावस्ती जाते हैं। अब देखते हैं समाज की, मौर्य समाज में क्या कौन कौन सी श्रेणियाँ थी। मेगास्थनीज के अनुसार 7 श्रेणियाँ थी, जिसमें दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री थे। ये 7 थे। और मेगास्थनीज ने दास को इन 7 श्रेणियों में नहीं शामिल किया था। इनके अनुसार दास नहीं थे। और मेगास्थनीज की जो रचना थी वो इंडिका में ही सारी ये बातें हुई हैं। और इसी तरह समाज की श्रेणियों में कौटिल्य ने 6 प्रकार के समाज की बात की है। गुजरात के गिरनार में सुदर्शन झील, इसकी जो निर्माण और मरम्मत कार्य किए गए, उस समय कौन इसके शासक थे और कौन प्रांतपति थे? तो यहाँ पे देखते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका जब निर्माण कराया, उसके प्रांतपति उस समय पुष्यगुप्त थे। और जब अशोक ने कराया उस समय तुषाश्व, रुद्रदामन के समय में सुविशाख प्रांतपति था। और स्कंदगुप्त के समय में चक्रपाली था, ठीक है। अब देखते हैं कि अशोक ने जो अपने 14 दीर्घ शिलालेख स्थापित किए थे, उसकी विषय वस्तु क्या थी। पहला जो क्रम है उसमें जीव हत्या का निषेध का वर्णन है। दूसरे में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी, यवन राज्य, अंटियोक और उसके पड़ोसियों के राज्यों में भी पशुओं एवं मनुष्यों की चिकित्सा का वर्णन है। दूसरे में हम देख रहे हैं कि चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी आदि जो सीमावर्ती राजा थे मौर्य साम्राज्य के, उसके साथ साथ पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन है दूसरे में, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तीसरे में युक्त, रजुक, प्रादेशिक नामक 3 अधिकारियों का वर्णन किया गया है। इनकी नियुक्ति संबंधित यहाँ पे बात की गई है। चौथे क्रम में जो है वो भेरी घोष को धम्म घोष में बदल दिया गया है, यहाँ पे इसकी बात की गई है। 5वें क्रम में राज्याभिषेक के 13 वर्ष बाद धम्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन यहाँ किया गया है। 6वें क्रम में प्रतिवेदकों को प्रजा का हाल बताने का आदेश इसमें वर्णन किया गया। 7वें में सभी सांप्रदायिक लोग एक जगह निवास कर सकते हैं, इस संदर्भ में बात की गई है। 8वें में अशोक द्वारा धम्म यात्राओं का प्रारंभ, इस संबंध में बात की गई है। 9वें क्रम में क्या किया गया? धम्म मंगल सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। 10वें में धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वें में धम्म दान का उल्लेख है। 12वें में
धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। 12वें में धार्मिक सहिष्णुता यानी कि सभी धर्मों के सारगर्भित समावेशिता की बात की गई है। 13वें में क्या है, कलिंग विजय की बात की गई। ये 261 ईसा पूर्व में हुआ है। इसमें 13वें में ही 5 यवन राजाओं का उल्लेख है और चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी आदि ये जो हैं 5 सीमावर्ती राजा, उनकी बात की गई है। 5 यवन राजाओं और 5 सीमावर्ती राजाओं की बात की गई 13वें में। इसी तरह से दूसरे क्रम में भी आपने देखा यहाँ पे कि दूसरे में भी इन्हीं सीमावर्ती राजाओं और विदेशी शासकों की बात की गई है। ठीक है, 14वें में क्या है, ये सभी लेखों हेतु उपसंहार स्वरूप है, ये कंक्लूजन है, ये सभी में नहीं मिला है। 13वें क्रम में जो कलिंग विजय जिसमें वर्णन है और 5 यवन राजाओं का वर्णन है, तो इसमें 5 यवन राजाओं को हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से राजाओं की बात की गई है। तो एक है मिस्र का राजा। मिस्र के राजा को क्या कहा गया है, इसमें टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय के नाम से जाना गया है, इसे तुरमय भी कहते हैं। एपिरस का राजा, एपिरस देश है, उसके राजा जो थे अलेक्जेंडर थे, उसका मौर्य साम्राज्य में नाम जो था अलिक सुंदर के नाम से जाना जाता था। और साइरस जो था वो मैगस, इसे मग के नाम से जाना गया। मैसिडोनिया था, मैसिडोनिया का राजा एंटिगोनस गोनाट्स, ये अंतकीन के नाम से जाना गया। इसे याद रखिएगा, जो ब्रैकेट में उपनाम है इनके, यही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, या फिर ये उनका जो यवन नाम था वो भी पूछा जाता है। सीरिया का जो राजा था वो एंटियोकस द्वितीय के नाम से जाना गया, इसे एंटियोक भी कहा गया। ठीक है, अब देखते हैं 14 जो दीर्घ शिलालेख अशोक के थे वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए। 14 दीर्घ शिलालेख अशोक के वो 10 स्थलों से प्राप्त हुए थे, जिसे देखते हैं। एक गिरनार है, गिरनार ये वर्तमान में जूनागढ़ गुजरात में इसकी अवस्थिति है। शहबाजगढ़ी ये पेशावर पाकिस्तान में है। धौली पुरी उड़ीसा में है। जौगढ़ ये गंजाम उड़ीसा में है। कालसी देहरादून उत्तराखंड में है। शोपारा थाड़े महाराष्ट्र में है। मानशेरा हाजरा ये पाकिस्तान में है। और एर्रीगुड़ी कुरनूल ये आंध्र प्रदेश में है। गंधार अफ़गानिस्तान में है। सन्नति गुलबर्गा और गुलबर्गा के कर्नाटका में है। मौर्यकालीन कुछ स्तूप हैं, उसका संबंध किससे है या कहाँ पे है वो। सांची स्तूप, इसकी स्थापना या निर्माण अशोक ने कराया, ये एमपी में है। राणाभर स्तूप ये कुशीनगर में है। धमेक स्तूप सारनाथ में है। सहेत महेश ये श्रावस्ती में है। गोस्ताराम मठ ये कौशाम्बी में। ये सभी मौर्यकालिक स्तूप हैं, इसे ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं इसमें कि जो दीर्घ शिलालेख थे या फिर और अभिलेख थे अशोक के टाइम में, इन अभिलेखों की जो भाषा थी वो ब्राह्मी लिपि थी, ये याद रखिएगा, इसमें मेंशन नहीं हुआ है, वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। और इसके अलावा कुछ जगह हैं जहाँ पे दीर्घ शिलालेख, जैसे शहबाजगढ़ी हो गया और मानशेरा हो गया और कंधार हो गया, इन सब जगहों से खरोष्टी लिपि में इसका वर्णन है। ठीक है, तो खरोष्टी लिपि जो है वो, इसको देखिएगा, जैसे ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं, तो ये खरोष्टी लिपि जो है इस क्रम में लिखी जाती है। अगर हम इससे पेज माने तो ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, जबकि हम खरोष्टी ब्राह्मी में हम ऐसे लिखते हैं। ठीक, मौर्य काल के बाद अब हम मौर्योत्तर काल को देखेंगे। इसमें जो शासकों का क्रम है उसको देखिए। पहले इसमें देशी शासक जो थे, स्थानीय शासक, उसमें इनका क्रम याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। शुंग हो गया, शुंग पहले, फिर उसके बाद कर्ण आते हैं, फिर सातवाहन। ठीक है, इसी तरह से विदेशी शासक जो मौर्योत्तर काल में आए उनमें से क्रम वाइज है। यूनानी आते हैं पहले, फिर शक आते हैं, फिर पल्लव आते हैं, फिर कुषाण आते हैं। ठीक है, तो अभी एक एक करके देखते हैं इनके बारे में। शुंग वंश जो है 185 BC से 75 ईसा पूर्व तक आता है। ठीक है, इनका टाइम पीरियड। इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की है। इसका एक अभिलेख भी मिला है, अयोध्या अभिलेख। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, इनके राजपुरोहित जो थे वो पतंजलि थे, इन्होंने महाभाष्य की रचना भी लिखी है। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था।
जिसकी हत्या करके वसुदेव ने हत्या की थी, और इसके बाद कण्व वंश का शासक शुरू होता है। अब अगला है कण्व वंश। कण्व वंश की स्थापना जो होती है वो 75 ईसा पूर्व में होती है, और ये 30 ईसा पूर्व तक चलता है। इसके शासकों का क्रम देख लेते हैं, ये एग्ज़ाम में यही पूछते हैं इसमें अक्सर। वासुदेव पहला शासक होता है, फिर उसके बाद भूमित्र होता है, फिर नारायण सुशर्मन होता है। अब यहाँ पे देखिए, नारायण सुशर्मन जो आखिरी शासक होता है कण्व वंश का, उसकी हत्या शिमुक करते हैं, ठीक है। सातवाहन वंश की फिर यहाँ से स्थापना हो जाती है, और सातवाहन वंश का जो समय है वो 30 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का है, ठीक है। देखिए, सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक ने की है, और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। क्रम देख लेते हैं सातवाहन वंश में शासकों का। तो पहले शिमुक होते हैं, इन्होंने स्थापना की सातवाहन वंश की। उसके बाद सातकर्णी प्रथम, फिर हाल, फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी होता है, फिर वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, उसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी, और फिर आखिरी में पुलवामी 4 सॉरी, ठीक है। आखिरी शासक पुलवामी 4 होता है। सातवाहन वंश की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, प्राकृत। और इस काल में सीसे और प्रोटीन के सिक्के जो है काफ़ी चलाए गए। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा गया है कई बार कि सीसे के सिक्के किस राजवंश में चलाए गए, तो ये सातवाहन वंश में, ठीक है। अच्छा, मत्स्य पुराण जो है उसमें सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची प्राप्त हुई है, ये ध्यान रखना है मत्स्य पुराण में। अब कुछ प्रमुख शासक जो सातवाहन वंश के थे उनके क्या कुछ फैक्ट हैं उनसे रिलेटेड, उसके बारे में हम देखेंगे। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में देखेंगे। तो ये शासक, इसका उपनाम जो था वेड़ कटक स्वामी के नाम से जाना जाता था। इसने शकों पर विजय प्राप्त की थी। इनकी अन्य उपाधियां जो थी एका ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, पर्वतों का स्वामी आदि नाम से जाना गया। इन्होंने वर्ण व्यवस्था की रक्षा की थी, और इसके साथ साथ नहपान को इन्होंने पराजित किया था जो छहरात वंश का शासक था, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये वाली उपाधियाँ अक्सर पूछी आई है एग्ज़ाम में। एका ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण किसे कहा गया है, तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा गया है। इसके साथ वेड़ कटक स्वामी वाली उपाधि ये भी ध्यान रखना है, शकों की विजय के बाद इसको मिली थी। और वर्ण व्यवस्था का रक्षक, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। अगला शासक आता है वाशिष्ठ पुत्र पुलवामी। इसके समय में नौसेना का विकास होता है, और इसने 9 नगर की स्थापना भी की है। इसकी उपाधियाँ इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं। इसकी उपाधियाँ में दक्षिणा पथपति ये जो है महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि भी धारण की थी इसने। इसके बाद अन्य शासकों में यज्ञश्री सातकर्णी है। इसके समय में मछली, जहाज, नाव और शंख आदि के चित्र बनाए गए थे सिक्कों पे, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है। और कुछ प्रमुख विदेशी आक्रमणकारी जो थे उनके बारे में देख लेते हैं। ये बस फैक्ट है, PYQ से लिया गया है, बस इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे गए हैं बस वही यहाँ पे है। कुषाण जो थे, कुषाण आखिरी थे, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि इनका क्रम क्या है विदेशी शासकों का, यूनानी, शक, पल्लव और फिर कुषाण, ठीक है। तो यूनानी शासकों में कुछ प्रमुख जो थे, यहाँ पे तो कुछ फैक्ट्स हैं। जो शीशे के सिक्के सबसे पहले जारी किए थे स्ट्रैटो सेकंड ने किया था। उसके बाद कुजुल कैटफिशस जो यवन राजा था, इसने सिर्फ तांबे के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, कुजुल कैटफिशस तांबे के सिक्के जारी किया था। और विम कैटफिशस जो था वो पहली बार भारत में मतलब स्वर्ण सिक्कों को जारी किया था। और साथ ही साथ गोल्ड और तांबा दोनों के सिक्के जारी किए थे इसने, विम कैटफिशस, इसके बारे में ध्यान रखना। और कुषाण जो थी इसकी उपाधि देवपुत्र थी। कुषाणों को देवपुत्र भी कहा जाता था। ये अभी आरओ के एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं कनिष्क जो है, कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। इसका दरबारी जो है अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक और पार्श्व था। अब इसके समय के इन सब की रचनाएं जो हैं वो हम अलग से इसको देखेंगे साहित्य वाले पार्ट में।
तो डिटेल से वहाँ पे देखेंगे कि इसकी क्या रचनाएं थी, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मौर्य काल और मौर्योत्तर काल समाप्त होता है। आप लोग इसके आगे का वीडियो मैं अभी जल्दी ही अपलोड करूँगा। ठीक है, इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।